हेलो एवरीवन, वेलकम टू mvidyarthi.com। माय डियर फ्रेंड्स, आज हम शुरुआत करने जा रहे हैं राजस्थान नगर पालिका अधिनियम यानी कि राजस्थान नगर पालिका एक्ट की। और आज हमारी यहाँ पे क्लास नंबर 1 रहने वाली है राजस्थान नगर पालिका एक्ट पर। तो हम बिल्कुल कंप्लीट देखने वाले हैं पूरा राजस्थान नगर पालिका अधिनियम, क्लास बाई क्लास देखेंगे। इसमें कितना टाइम लगेगा मेरे को भी कंफर्म नहीं है, बट मेरे अकॉर्डिंग अप्रोक्स में 30 से 40 क्लासें लग सकती है। ठीक है, अब हम आगे बढ़े। इससे पहले एक बार आपको मैं पुराना रिकॉल करवाऊंगा, आपका 1 मिनट लूंगा। हम पढ़ रहे थे राजस्थान आरओ पीओ एग्जाम के बारे में। तो मैंने बताया था कि पार्ट ए पार्ट बी था, वो 40 नंबर का आने वाला है। तो मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि आपको पार्ट बी पूरा मैं इस चैनल पे फ्री ऑफ कॉस्ट शानदार तरीके से करवाने वाला हूं। तो पार्ट बी के अंदर भी हमारे 2 सब्जेक्ट थे एक तरीके से। फर्स्ट आपका योजना था और सेकंड आपका अधिनियम था। तो योजना ही टोटल 8 योजना में कंप्लीट करवा चुका। मैंने बताया था कि टोटल 40 नंबर का पार्ट भी आएगा, जिसमें से आप ये मान के चलो कि जो राजस्थान नगर पालिका अधिनियम है अप्रोक्स ये आएगी आपकी 30 नंबर की यहाँ से, और जो आपकी योजनाएं थी वो आएगी यहाँ पे 8 से 10 नंबर की। तो 8 योजनाएं थी वो मैंने पूरी करवा दी, प्लेलिस्ट अलग से बना रखी है। आए एक बार जाकर उनको देख लेना, ज्यादा नहीं 2 से 3 घंटा लगेगा, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, वो जाके जरूर पढ़ लेना। इसके अलावा एक 1 शॉट लेक्चर आएगा ओनली योजनाओं के ऊपर, जिसके अंदर पूरा हम एक साथ देखेंगे। तो आप ये देख लेना योजनाएं, जिसके बाद उसको करना कंप्लीट खत्म। फिर हम शुरुआत कर रहे हैं यहाँ पे राजस्थान नगर पालिका अधिनियम से। चलो शुरुआत करें। आज हमारी क्लास नंबर 1 रहेगी और अध्याय 1, आज हम चैप्टर 1 देखने वाले हैं। अब चैप्टर 1 के अंदर टोटल यहाँ पे 2 धाराएं हैं, धारा 1 एंड धारा 2। यहाँ पे टोटल मैंने आपको बताया था कितने चैप्टर आपके टोटल राजस्थान नगर पालिका अधिनियम में टोटल 17 चैप्टर है। लेकिन 17 चैप्टर आपके सिलेबस में नहीं है, आपके जो सिलेबस में है वो टोटल 8 ही चैप्टर, आपके सिलेबस में 8 ही चैप्टर है। तो क्या हम यहाँ पे 17 चैप्टर देखेंगे फिर 8 चैप्टर देखेंगे? यहाँ पे 8 चैप्टर तो मैं बताऊंगा ही बताऊंगा, इसके अलावा लगभग 2 से 3 चैप्टर मैं आपको एक्स्ट्रा करवाने वाला हूँ। फॉर एग्जाम्पल जैसे चैप्टर नंबर 1 है, ये आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन मैं इसको पढ़ाऊंगा आपको, आज ही खत्म करेंगे पूरा। इसलिए पढ़ाऊंगा क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। अब इंपॉर्टेंट इसलिए नहीं है कि यहाँ से क्वेश्चन आएगा, ये इसलिए इंपॉर्टेंट है जब तक आपके चैप्टर 1 नहीं आएगा तब तक आपके राजस्थान नगर पालिका एक्ट आपको समझ नहीं आने वाला, क्योंकि इसमें कुछ डेफिनेशन है, वो डेफिनेशन आप पे आना जरूरी है। चलो शुरुआत करते हैं, सारी बातें खत्म करते हैं। यहाँ पे एकदम हम डिटेल में देखेंगे और धारा 1 धारा 2 आज हम यहाँ पे देखने वाले हैं। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं। ओके, तो हमारा प्यारा सा चैनल एम विद्यार्थी, प्यारा सा लोगो आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। चैनल भी नया है, मैं भी नया हूं और आप भी नए हो, इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब करो और थोड़ा सपोर्ट दिखाओ, तभी जाकर आपको कंटिन्यू क्लास मिल पाएगी, क्योंकि तभी मेरे को मोटिवेशन मिलता है। तो एम विद्यार्थी को सब्सक्राइब कीजिए, लाल बटन है जो रेड कलर का है उसको ग्रीन में कन्वर्ट कर दीजिए। अध्याय 1 का नाम है यहाँ पे प्रारंभिक। धारा 1 धारा 2 हम देखने वाले हैं। टेलीग्राम चैनल अपना एम विद्यार्थी ऑफिशियल, वेबसाइट mvidyarthi.com, टेलीग्राम चैनल एम विद्यार्थी ऑफिशियल, दोनों की लिंक यहाँ पे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। फ्री ऑफ कॉस्ट पूरा नोट्स वगैरह सब कुछ मिलेगा। जो आज ये पढ़ा रहा हूँ ना मैं, इसका पूरा पीडीएफ जो पढ़ा रहा हूँ बिल्कुल एग्जैक्ट पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिलेगा। मैं लिंक इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देता हूँ, आप जाके ज्वाइन कर लेना, उसमें आपका पैसा नहीं लग रहा, फ्री ऑफ कॉस्ट है। ठीक है, जिसको मन हो, जिसको कंटेंट पसंद आए वही ज्वाइन करना, अदरवाइज मत करना। अब हम शुरुआत करते हैं। मैंने बताया था टोटल अध्याय 1 चैप्टर 1 के अंदर टोटल 2 धाराएं हैं। अब फर्स्ट नंबर की धारा है हमारी, वो है फर्स्ट नंबर की धारा, उसका नाम है यहाँ पे संक्षिप्त नाम, प्रसार और आनंद। बस यही है, ये 3 लाइनों में खत्म है यहाँ पे धारा नंबर 1। देखो टोटल हम 344 धाराएं देखने वाले, 344 एक एक करके देखेंगे। आपको इनके बारे में बस की पॉइंट याद रखने, की पॉइंट मैं आपको याद कराता जाऊंगा, आप डेफिनेटली आपको हो जाएगा। अगर एक बार में आपको चीज समझ नहीं आई दूसरी बार वीडियो देखना, क्योंकि क्या है कि नगर पालिका एक्ट है, इसकी थोड़ी लैंग्वेज टिपिकल है, बस लैंग्वेज टिपिकल है, बाकी सारी चीजें आसान है। एक बार में समझ नहीं आई दूसरी बार वीडियो लेक्चर देखना, डेफिनेटली याद होगा। एक बार बात फॉलो करना, बात मानना, समझ नहीं आई तो दूसरी बार पढ़ना, काम हो जाएगा। तो धारा 1 संक्षिप्त नाम, प्रसार व प्रारंभ, इसका नाम क्या है? सबसे पहले इस अधिनियम का नाम राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009। देखो मैंने जिस दिन पार्ट बी की फर्स्ट क्लास ली थी उस दिन ये चीज बता दी थी, राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 ये इसका पूरा नाम है। सेकंड, ये यहाँ पे प्रसार कहाँ तक इसका, ये समझ लेना है पॉइंट, ये इंपोर्टेंट है। सेकंड पॉइंट, इसका प्रसार छावनी क्षेत्रों को छोड़कर संपूर्ण राजस्थान राज्य में है। अब बहुत बच्चों को क्या है कि छावनी क्षेत्रों का मतलब नहीं पता कि छावनी क्षेत्र क्या होते हैं, तो मैं आपको बता देता हूँ। छावनी क्षेत्र का मतलब होता है एक तरीके से सैन्य क्षेत्र, जहाँ पे सेना यहाँ पे अभ्यास करती है, प्रैक्टिस करती है। अब आपको भी पता होगा, हर कोई इंसान ही समझता है, जो भी पढ़ते हैं वो ये जानते हैं अच्छे से कि जो सेना होती है वो केंद्र सरकार के अंडर में आती है, वो केंद्र सरकार के अंडर में काम करती है। तो जो सेना है वो यहाँ पे जो छावनी क्षेत्र है वो राज्य सरकार के अधीन नहीं आएगी, वो आएगी केंद्र सरकार के अधीन। अब देखो आपने देखा होगा
जो सेना के ऑफिस रहते हैं, जो उनके प्रैक्टिस के लिए जो जगह रहती है वो कहीं भी किसी भी नगर में किसी भी शहर में कहीं भी हो सकती है, तो उसको छावनी क्षेत्र बोला जाता है। समझ गए होंगे आप। तो छावनी क्षेत्र को छोड़कर पूरा राजस्थान में राजस्थान नगर पालिका एक्ट ये अप्लाई होगा। थर्ड नंबर का पॉइंट, यह ऐसी तारीख को प्रवर्त होगा जो राज्य सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा नियत करे। समझाऊंगा भी, है ना। इससे पहले एक बार ये डेट देख लो, ये लॉन्च हुआ था यहाँ पे 11 सितंबर 2009। 11 सितंबर 2009 इंपोर्टेंट है, याद रखो। एक चीज बता देता हूँ, देखो हम यहाँ पे जितना भी पढ़ने वाले हैं ना राजस्थान नगर पालिका एक्ट, ये पूरा मैंने गवर्नमेंट की ऑफिशियल वेबसाइट से लेके आया हूं मैं, और एक तरीके से उसको राज्य पत्र बोला जाता है, वहां से पूरा डेटा डाउनलोड किया है, फिर वहीं से इसको यहाँ से की पॉइंट हम निकालते हैं, थोड़ा इसमें चेंजेज करते हैं, लैंग्वेज टिपिकल को आसान बनाते हैं, तो सारा डेटा वही है, बस इसमें कुछ चेंजेज कर रखे हैं, क्योंकि वहां पूरी लैंग्वेज टिपिकल उसको आसान बनाया है, और फिर जिसके बाद में यहाँ पे आया है, तो ये पूरा डेटा राज्य पत्र से आया है, इसलिए पूरा डेटा ऑफिशियल है एकदम बिल्कुल, ठीक है। तो ये आपका धारा 1 खत्म समाप्त, फिर होती है धारा 2 स्टार्ट। देखो ये पॉइंट याद रखना, मैं बार बार रिपीट नहीं करूंगा, यहाँ पे टाइम ज्यादा खर्च होता है हमारा। सेकंड नंबर की धारा, इसके अंदर कई सारी परिभाषाएं आने वाली है। मैंने बताया था चैप्टर 1 सिलेबस में नहीं है, लेकिन मैं क्यों पढ़ा रहा हूँ, मैं पढ़ा रहा हूँ उसका मेन रीजन है परिभाषाएं या डेफिनेशन। ये डेफिनेशन आपको समझनी होगी, बहुत सिंपल है, समझो, जिसके बाद आपको आसानी होने वाली है आगे जाकर। तो परिभाषाएं, अब यहाँ पे हमारी जो फर्स्ट नंबर की परिभाषा है वो है संपरीक्षक। अब भाई सवाल ये आता है संपरीक्षक क्या होता है। देखो हिंदी में कितना टिपिकल नाम है, तो इसको हमने आसान बनाने के लिए क्या किया, साइड में इंग्लिश लिख दी। हिंदी में, इंग्लिश में इसको बोला जाता है ऑडिटर। तो हिंदी मीडियम वाले विद्यार्थी को ये चीज पता लगी, हाँ कि भाई संपरीक्षक को ऑडिटर बोला जाता है, उसके दिमाग में आसानी से याद हो गया। समझ रहे हो, तो यही पढ़ने का फायदा है। अदरवाइज ऐसी छोटी मोटी कोई भी किताब ले आना, उस किताब से ही पढ़ लेना, वहां लिखा हुआ है पूरा। तो संपरीक्षक ऑडिटर से राजस्थान स्थानीय निधि परीक्षा अधिनियम 1954 में संपरीक्षक अभिप्रेत है, बस अभिप्रेत है। इसका मतलब यह बताया गया कि संपरीक्षक क्या है, 1954 में संपरीक्षक अभिप्रेत है। अभी समझ नहीं आ रहा, पूरा वीडियो देखना, अपने आप सारी चीजें क्लियर होगी। सेकंड नंबर का पॉइंट, पिछड़े वर्ग। पिछड़े वर्ग क्या होते हैं, बैकवर्ड क्लास क्या होती है। देखो मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूं, अनुसूचित जाति और जनजाति को छोड़कर, अनुसूचित जाति और जनजाति को छोड़कर जो भी पिछड़ा वर्ग है वो यहाँ पे आता है बैकवर्ड क्लास के अंदर। क्लियर लिख रखा है, अनुसूचित जाति, एससी और एसटी को छोड़कर। यहाँ पे नागरिकों के ऐसे पिछड़े वर्ग अभिप्रेत है जो राज्य सरकार द्वारा समय समय पर विनिर्दिष्ट किए जाए। यानी कि फॉर एग्जाम्पल आप देख लो ओबीसी, अब ओबीसी पिछड़े वर्ग के अंदर आती है, लेकिन वो क्या है, यहाँ पे किससे डिफरेंस है, एससी और एसटी यानी कि अनुसूचित जाति और जनजाति से डिफरेंस है, डिफरेंट है। तो यहाँ पे किसके अंदर आएगी, पिछड़े वर्ग के अंदर आएगी। जैसे कि ईडब्ल्यूएस इकोनॉमिकली क्या बोलेंगे इसको, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, तो आप समझ गए होंगे, ठीक है। ये किसके अंदर आएंगे, आपके पिछड़े वर्ग के अंदर आएंगे। सिंपल है, बस आपको समझना है किसके द्वारा। देखो ये जितना भी यहाँ पे हम पढ़ रहे हैं ना, ये सब राजस्थान नगर पालिका एक्ट के द्वारा है ये सारी चीजें। थर्ड, अध्यक्ष। अब अध्यक्ष का मतलब क्या होता है, देखो हर इंसान जानता है कि अध्यक्ष नाम की कोई चीज होती है, लेकिन उससे डेफिनेशन पूछना ना कि भाई अध्यक्ष क्या होता है, तो बहुत लोग नहीं बता पाएंगे। अब समझो अध्यक्ष क्या होता है। टोटल मैंने आपको एक चीज बताई थी, नगरीय निकाय, नगर निकाय। अब नगर निकाय में मैं आपको सिखाता हुआ आ रहा हूँ कि 3 चीजें आती है। फर्स्ट आता है नगर पालिका, सेकंड आता है नगर परिषद, थर्ड आता है नगर निगम। मैंने आपको वीडियो नंबर 1 लेक्चर नंबर 1 योजना जब मैं पढ़ा रहा था, उस दिन मैंने आपको इंदिरा रसोई योजना पढ़ाई थी। उस दिन मैंने आपको बताया था कितनी नगर पालिकाएं हैं और कितने नगर परिषद है, कितने नगर निगम है। एक बार कमेंट कर दो, नहीं आता तो आना चाहिए, क्वेश्चन बन सकता है। नगर पालिकाएं है टोटल आपकी 169, और आपके जो नगर परिषद थे ये थे आपके 34, और नगर निगम थे आपके 10। याद रखना, ठीक है। तो नगर पालिकाओं में अध्यक्ष को अध्यक्ष बोला जाता है, यानी कि डायरेक्टर बोला जाता है। नगर परिषद के मामले में जहां नगर परिषद लगता है वहां अध्यक्ष को क्या बोला जाता है, वहां सभापति बोला जाता है, वहां चेयरमैन बोला जाता है। और जहां नगर निगम लगता है वहां अध्यक्ष को क्या बोला जाता है भैया, वहां बोला जाता है मेयर। क्या बोला जाता है, मेयर। ठीक है, समझ आ गया होगा, कितना आसान था। देखो अब हिंदी में देखो कैसे, अध्यक्ष, सभापति, महापौर याद ही नहीं होता, तो डायरेक्टर, चेयरमैन, मेयर ऐसे याद रखो आप, है ना। फिर फोर्थ नंबर का पॉइंट यहाँ पे, मुख्य नगर पालिका अधिकारी से अभिप्रेत है। अभिप्रेत यानी कि इसका मतलब क्या है, इसका मतलब समझ लो, मैं बता रहा हूं। देखो नगर निगम के मामले में नगर निगम, नगर परिषद और नगर पालिका। नगर निगम में आयुक्त बोला जाता है, आयुक्त को इंग्लिश में बोलते हैं कमिश्नर। नगर परिषद के मामले में भी क्या बोलेंगे, कमिश्नर बोलेंगे। किसको, मुख्य नगर पालिका अधिकारी को, ठीक है। और नगर पालिका बोर्ड के मामले में क्या बोलेंगे, कार्यपालक अधिकारी बोलेंगे, जिसको बोलते हैं शॉर्ट में ईओ, जिसकी आप तैयारी कर रहे हो, एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, ठीक है। तो यहां से प्रमोशन होता है, प्रमोशन होते होते आप यहां पहुंचोगे, यहां से यहां पहुंचोगे, सिंपल है।
प्रमोशन के थ्रू पहुंचते हैं ना। तो नगर निगम के मामले में कमिश्नर बोला, नगर परिषद के मामले में भी कमिश्नर बोला, नगर पालिका के मामले में क्या बोला, ईओ बोला, एग्जीक्यूटिव ऑफिसर बोला। निगम परिषद से, 5th नंबर का पॉइंट, निगम परिषद से क्या मतलब है, निगम पार्षद से नगर निगम का कोई सदस्य अभिप्रेत है। निगम पार्षद आपने देखा होगा जो चुनाव वगैरह लड़ते हैं ना, सिर्फ नगर निगम का कोई सदस्य अभिप्रेत है, जो यहाँ पे निर्वाचन के थ्रू आ रहा है, जो चुनाव के थ्रू आ रहा है, तो उनको सिलेक्ट किया जाता है जनता के द्वारा। समझ गए होंगे आप पार्षद क्या होता है, सिंपल सा। नेक्स्ट पार्षद से नगर परिषद का कोई सदस्य अभिप्रेत है। पार्षद से नगर परिषद का कोई सदस्य अभिप्रेत है। और यहाँ क्या था, निगम पार्षद से नगर निगम, यहाँ परिषद था या नगर निगम था, ठीक है, सिंपल सा। देखो एक बार बस समझ लो, इनको रट्टा नहीं मारना, सिंपल है, समझो। नेक्स्ट नंबर का पॉइंट, 7th नंबर का, मैंने बोला था एक बार में समझ नहीं आया, दूसरी बार वीडियो देखना तब समझ आएगा, ये चीजें ऐसी टिपिकल इसकी लैंग्वेज। 7th नंबर का पॉइंट, 7th नंबर का पॉइंट है निदेशक स्थानीय निकाय। निदेशक स्थानीय निकाय से अभिप्रेत है, से राज्य सरकार द्वारा इस रूप में नियुक्त किया गया कोई अधिकारी, ये इस अधिनियम के तहत अधीन निदेशक स्थानीय निकाय के कृत्यों का पालन करने के लिए राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत आयुक्त के रूप में या किसी अन्य पदनाम से पदाभिहित उसका कोई अन्य अधिकारी अभिप्रेत है। आप तो ये मान लो कि यहाँ पे अधिकारी के बारे में बताया गया है, जो यहाँ पे गवर्नमेंट जॉब के थ्रू लग रहा है, जॉब के थ्रू आ रहा है, यानी कि जो भी यहाँ पे समझ गए होंगे मैं क्या बताना चाह रहा हूँ, जो एग्जाम फाइट करके आ रहा है। और कुल मिला के यहाँ पे अधिकारी की बात की गई है, ना कि पार्षद वगैरह इनकी, ठीक है। नेक्स्ट नंबर का पॉइंट, 8th नंबर का, परिसंकट में अपशिष्ट। परिसंकट में अपशिष्ट, देखो इसका मतलब समझ लेना। परिसंकट में अपशिष्ट से अभिप्रेत है, से पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986, ये इंपॉर्टेंट है पॉइंट, देखो ऐसे पॉइंट को पब्लिक इग्नोर कर देती है, ये क्वेश्चन बन सकता है, ध्यान रखना। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 1986 का केंद्रीय अधिनियम संख्या 29 में इस रूप में विनिर्दिष्ट अपशिष्ट के प्रवर्ग से संबंधित है। ध्यान रखना, देखो यहाँ पे एक चीज लिखी हुई है, परिसंकट में अपशिष्ट, यानी कि सिंपल सा मतलब समझो, यहाँ पे पर्यावरण संरक्षण से संबंधित इसमें बताया गया है, पर्यावरण संरक्षण से संबंधित है ना, 1986 से संबंधित है। ध्यान रखना, इसमें जो मल हो गया आपका, जो कूड़ा करकट हो गया, उसके बारे में यहाँ पे वो इंक्लूड नहीं है। यहाँ पे लास्ट में एक पॉइंट आएगा जब लेक्चर खत्म होने में होगा, तब वहां जाके आपको ये 8th नंबर का पॉइंट अच्छे से क्लियर होगा ना, सब क्लियर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट नंबर का पॉइंट आता है 9th नंबर का, निवासी। निवासी का मतलब देखो, जब आपने फॉर्म डाला होगा आरओई का, जब आप कोई भी एग्जाम का फॉर्म डालते हो, वहां पे आपसे निवासी पूछा जाता है, आप कहाँ के निवासी हो। तो निवासी का मतलब आप समझ गए होंगे, सिंपल सा है। लेकिन अगर किसी से पूछ ले अपन उठा के निवासी का मतलब बता, वो नहीं बता पाएगा, उसको पता है निवासी क्या होता है, बट उसके लैंग्वेज माइंड में नहीं है, तो लैंग्वेज समझो, इसीलिए तुम्हें ये इसीलिए क्लास ले रहा हूं मैं, इसीलिए क्लास ले रहा हूं, ठीक है। 9th नंबर का पॉइंट, निवासी। निवासी से जब वह किसी स्थानीय क्षेत्र के प्रति निर्देश से प्रयुक्त किया जाए, उस क्षेत्र में मामूली तौर में निवास करने वाला या कारोबार चलाने वाला या स्थावर यानी कि स्थायी संपत्ति या अधिभोग रखने वाला कोई भी व्यक्ति अभिप्रेत है। सिंपल सा आप ये समझो, अगर कोई भी कोई प्रवासी हो, चाहे कोई भी हो, चाहे वो खुद का स्थायी हो, अगर वो रह रहा है, फॉर एग्जाम्पल मान लो मैं यूपी का हूं लेकिन मैं राजस्थान में रह रहा हूं, तो मेरे को निवासी तो बोला जाएगा ना भाई, निवासी, मैं निवास कर रहा हूं। तो कोई कहीं का भी हो, चाहे से मामूली तौर से निवास करने वाला या कारोबार या बिजनेस करने वाला, कहीं बाहर से आके बिजनेस कर रहा है, या स्थायी संपत्ति वाला हो या अधिभोग रखने वाला हो, तो वो निवासी में काउंट होगा। नेक्स्ट नंबर का पॉइंट, 10th नंबर का, भूमि। भूमि क्या होती है? भूमि में ऐसी भूमि सम्मिलित है जिस पर निर्माण किया हुआ हो या जलाच्छादित हो। समझो, निर्माण किया हुआ हो या फिर जलाच्छादित हो, या तो निर्माण किया हुआ होना चाहिए या जलाच्छादित किया हुआ होना चाहिए, वो किस में आएगा? वो भूमि में आएगा। नेक्स्ट नंबर का पॉइंट, 11th नंबर का पॉइंट, सदस्य। सदस्य क्या होता है? सदस्य से कोई ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जो किसी नगर पालिका का विधि पूर्वक सदस्य है, और इसमें नगर निगम के मामले में निगम पार्षद, नगर परिषद के मामले में पार्षद और नगर पालिका बोर्ड के मामले में सदस्य सम्मिलित है। एक चीज देखो, नगर निगम लिखा हुआ है, नगर परिषद लिखा हुआ है, निगम पार्षद और के मामले में पार्षद, और नगर पालिका बोर्ड के मामले में सदस्य सम्मिलित है। देखो यहाँ पे एक चीज लिखी हुई है, नगर पालिका बोर्ड। देखो, नगर निगम होता है, नगर पालिका होती है, फिर नगर परिषद होता है, नगर निगम होता है, फिर नगर पालिका बोर्ड होता है, नगर पालिका पंचायत होती है। तो ये सबसे छोटा, अगर सबसे छोटा कोई है तो वो नगर पालिका बोर्ड। ये एक बार समझ लो, बस कोई बड़ी बात नहीं है, रट्टा नहीं मारना, समझो चीजों को। नगर पालिका क्षेत्र क्या होता है? नगर पालिका क्षेत्र से राज्य सरकार द्वारा समय समय पर यथा अधिसूचित किसी नगर पालिका का प्रादेशिक क्षेत्र अभिप्रेत है। देखो यहाँ पे राज्य सरकार यहाँ पे डिसाइड करती है कि कौन सा क्षेत्र कवर करना है। राज्य सरकार द्वारा समय समय पर यथा अधिसूचित किसी नगर पालिका का प्रादेशिक क्षेत्र से अभिप्रेत है। एक चीज देखो,
यार राज्य सरकार लिखा हुआ है, राज्य सरकार का मतलब अब इस अधिनियम में हम जितना भी पढ़ रहे हैं, जहां राज्य आ गया मतलब राजस्थान, क्योंकि हम राजस्थान नगर पालिका एक्ट पढ़ रहे हैं, तो राज्य आ रहा है मतलब राजस्थान के बारे में बात हो रही है ना, कंफ्यूज मत होना। नेक्स्ट आता है अपने नगर पालिका। नगर पालिका 30 नंबर का पॉइंट, नगर पालिका। नगर पालिका से इस अधिनियम के प्रारंभ, एक मिनट, नगर पालिका से इस अधिनियम के प्रारंभ के समय विद्यमान या इसके उपबंधों के अनुसार गठित कोई नगर निगम, नगर परिषद और नगर पालिका बोर्ड अभिप्रेत है। ये पॉइंट जस्ट मैं पीछे भी बता के आ रहा हूँ, जस्ट थोड़ी देर हुई है, मैंने बताया था नगर निगम, नगर परिषद, नगर बोर्ड, नगर पंचायत वगैरह शब्द मैंने वहां पे यूज लिए थे, समझ लिए होंगे। 14 नंबर का पॉइंट, नगर पालिका का अधिकारी क्या होता है। इससे इस अधिनियम के द्वारा अधीन सर्जित या चालू रखे गए किसी पद को तत्समय धारण करने वाला कोई व्यक्ति अभिप्रेत है, किंतु इसमें नगर पालिका या उसकी किसी समिति का कोई सदस्य ऐसे सदस्य के रूप में सम्मिलित नहीं होगा। एक बार इसको फिर से रिपीट करते हैं। इस अधिनियम के द्वारा अधीन सर्जित या चालू रखे गए किसी पद को तत्समय धारण करने वाला कोई व्यक्ति अभिप्रेत है, किंतु इसमें नगर पालिका या उसकी किसी समिति का कोई सदस्य ऐसे सदस्य के रूप में सम्मिलित नहीं होगा। बिल्कुल सिंपल सा पॉइंट है। जो यहाँ पे अधिकारी लिखा हुआ आ रहा है मतलब वो यहाँ पे गवर्नमेंट जॉब कर रहा है, और जो यहाँ पे जैसे पार्षद हुए, अध्यक्ष हुए, सदस्य हुए, वो यहाँ पे चुनाव लड़के आ रहे हैं, तो वो इसमें शामिल नहीं किया जाएगा नगर पालिका अधिकारी में। नगर पालिका अधिकारी में वही सम्मिलित किया जाएगा जो यहाँ पे एग्जाम फाइट करके आ रहा है, जो सरकारी नौकरी कर रहा है। समझ गए होंगे, बिल्कुल सिंपल पॉइंट है, पीछे भी मैंने आपको बताया था। 15 नंबर का पॉइंट, अन्य अभिकरण। अभिकरण को इंग्लिश में बोलते हैं भैया एजेंसी। अब देखो समझो, से प्राइवेट सेक्टर में इस एक्ट के अतिरिक्त, इस एक्ट से, ये एक्ट बता रहा है राजस्थान नगर पालिका एक्ट है ना, से प्राइवेट सेक्टर की कोई भी कंपनी, कोई भी फर्म, कोई भी सोसाइटी या नियमित निकाय या कोई संस्था या सरकारी अभिकरण या कोई संयुक्त क्षेत्र का अभिकरण या तत्समय प्रवर्त किसी भी अन्य विधि के अधीन कोई अभिकरण अभिप्रेत है। आप तो ये समझो एजेंसी। एजेंसी में क्या क्या है, कंपनी आ रही है, फर्म आ रही है, जो डेयरी फार्म वगैरह होते हैं, सोसाइटी होती है, निगमित निकाय या कोई संस्था है, सरकारी अभिकरण या कोई संयुक्त क्षेत्र का अभिकरण। सिंपल सा है, एजेंसी का मतलब यार हर कोई जानता है। क्या बताऊं इसमें मैं, कंपनी आ गई, फर्म आ गई, सोसाइटी आ गई, सारी चीजें आ गई, जो भी बिजनेस है वो एजेंसी में आ रहे हैं सब, ठीक है। नेक्स्ट 16 नंबर का पॉइंट, इसके बारे में डिटेल में बताए, पीछे वाला पॉइंट आपको समझ नहीं आया हो तो समझ आ गया होगा, कोई बड़ी बात नहीं है वो। स्वामी, स्वामी क्या होता है समझते हो? स्वामी का मतलब इंग्लिश में लिखी है मैंने, ओनर, आप समझ गए होंगे। ओनर होता है, ओनर किसको बोलते हैं? फॉर एग्जाम्पल मान लो आप मान लो रेंट से रह रहे हो किसी भी मकान में किराए से, तो जो आपसे किराया ले रहा है आपका मकान मालिक, उसको हिंदी में बोलते हैं स्वामी, इंग्लिश में क्या बोलेंगे? ओनर बोलेंगे। सिंपल सा है। लेकिन जो किराया दे रहा है उसको क्या बोलेंगे? उसको बोलेंगे अधिभोगी। क्या बोलेंगे? अधिभोगी। जो किराया ले रहा है उसको क्या बोलेंगे? स्वामी। में स्वामी में ऐसा व्यक्ति सम्मिलित है जो स्वयं के मुद्दे या किसी व्यक्ति या सोसाइटी या किसी धार्मिक या पूर्त प्रयोजन के किसी अभिकर्ता या एजेंट, ट्रस्टी, न्यासी के रूप में या रिसीवर के रूप में किसी भूमि या भवन के किसी भाग का तत्समय किराया प्राप्त कर रहा है। मैंने समझाया था, जो रेंट ले रहा है, यदि वह भूमि या भवन या उस भूमि या भवन का कोई भाग किसी अधिकारी को किराए पर दिया जाता है, किसी आम आदमी को किराए पर दिया जाता है, तो वो ऐसा किराया प्राप्त करता है। सिंपल सा, आप तो ये पॉइंट ध्यान रखो। देखो यार इसकी लैंग्वेज कितनी टिपिकल है, वैसे इसीलिए तो यहाँ पे पढ़ाते नहीं, किताब से लाके पढ़ लेते हैं, बुक लाके पढ़ लेते हैं। ये लैंग्वेज बहुत टिपिकल होती है इसकी। देखो क्या लिखा हुआ है, धार्मिक या पूर्त प्रयोजन है, अभिकर्ता, मतलब एकदम लैंग्वेज टिपिकल है, ठीक है। लेकिन मेन पॉइंट जो बता रहा हूं, मैंने बताया था, की पॉइंट याद रखना है। 344 धारा है, 344 धारा है, एक एक को रटेंगे थोड़ी, रटना पॉसिबल नहीं है। सबका की पॉइंट याद करेंगे, बार बार रिवीजन करेंगे, अपने आप होगा, मैं कराऊंगा, मेरी जिम्मेदारी पार्ट भी पूरा करवाने की। 40 नंबर का पूरा पोर्शन बहुत अच्छे से कराएंगे। 17 नंबर का पॉइंट, लोक प्रतिभूति, पब्लिक सिक्योरिटी। पब्लिक सिक्योरिटी राजस्थान सरकार या केंद्र सरकार या भारत के किसी राज्य की सरकार की प्रतिभूतियां और किसी भी ऐसे आदेश द्वारा जो राज्य सरकार इसे निमित्त करे अभिव्यक्त रूप से प्राधिकृत कोई प्रतिभूति। देखो बताओ किसी को समझ आया क्या? पॉइंट नहीं आया होगा, मेरे को पता है। इसका मतलब समझो, देखो पब्लिक सिक्योरिटी इंग्लिश से समझ आएगा, हिंदी से समझ नहीं आता। लोक प्रतिभूति, पब्लिक सिक्योरिटी, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है, फर्स्ट नंबर पहले ही समझ लो, दोनों पॉइंट एक साथ कवर करूंगा, राजस्थान सरकार और केंद्र सरकार, है ना, या किसी भी ऐसे आदेश द्वारा जो राज्य सरकार इसे निमित्त करे, है ना। एक बार समझो, ठीक है, मैं समझा रहा हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको क्या समझाऊं, जैसे कि मान लो हम कोई भी एग्रीमेंट करते हैं, कोई भी, मान लो मैंने गाड़ी खरीदी या फिर मैंने गाड़ी बेची, मैं मान लो मैं उसको मेरी गाड़ी है, मान लो मैं उसका फर्स्ट ओनर हूं और मेरे को उस गाड़ी को किसी को सेल करनी है, तो वो सेकंड ओनर कहलाएगा। तो मैं उसको गाड़ी बेचूंगा, बेचते टाइम 500 रुपए का स्टाम्प लिया जाता है, उस पर साइन कराए जाते हैं मेरे, उसके पूरा लिखा जाता है, एग्रीमेंट होता है। तो वो 500 रुपए का जो स्टाम्प है वो एक कागज होता है, सिर्फ एक कागज। तो क्या उसकी कीमत 500 रुपए है? उसकी कीमत तो 2-3 रुपए होती है, जेरोक्स कर लो,
2-3 रुपए ही होती है ना, मान रहे हो ना इस बात को, लेकिन गवर्नमेंट ने उसके ऊपर सील ठोक दी, मोहर लगा दी। गवर्नमेंट का रूल है 500 रुपए का स्टाम्प मतलब 500 रुपए, 1000 रुपए का स्टाम्प मतलब 1000 रुपए। उसका क्या मतलब है? उसका मतलब है सिक्योरिटी। हमने वो स्टाम्प लिया और बदले में हमको गवर्नमेंट ने क्या दी? सिक्योरिटी दी। कैसे दी? 500 रुपए लिया, स्टाम्प के थ्रू सिक्योरिटी दी। सेकंड एग्जांपल समझो, मान लो गोल्ड लोन। गोल्ड लोन का मतलब समझते हो? मान लो इसके दो तरीके हैं। मान लो गवर्नमेंट को पैसे की जरूरत है, तो वो क्या करेगी? गवर्नमेंट को अपन पैसा देंगे, बदले में अपन को वो सोना देंगे, ऐसा होता है। या फिर अपन वहां पे जाके सोना दे और वो बदले में अपन को पैसा देंगे, ऐसी दोनों चीजें होती है गोल्ड लोन। तो वहां पे क्या होता है, मान लो गवर्नमेंट को पैसे की जरूरत है, तो अपन क्या करेंगे? गवर्नमेंट को पैसा देंगे, बदले में अपन को सोना मिलेगा, और वो भी ब्याज सहित मिलेगा, पैसा मिलेगा तब। ये मतलब होता है। इसके अलावा एक आपने किसान क्रेडिट कार्ड देखा होगा, केसीसी बोला जाता है। ये सब क्या है? ये सब सिक्योरिटी, पब्लिक सिक्योरिटी। समझ गए होंगे, 3 एग्जांपल दिए, इससे ज्यादा भाई मैं नहीं बता सकता, आपको समझना होगा। सिंपल से अपना दिमाग लगाओ, थोड़ा ये दिमाग लगाना होगा अगर आरओईओ बनना है तो। 18 नंबर का पॉइंट, अनुसूचित जाति। अनुसूचित जाति क्या होती है? एक सेकंड पॉइंट बता के आ रहा हूं, पीछे पीछे बताया था पिछड़े वर्ग। मैंने बताया था वहां अनुसूचित जाति और जनजाति एससी एसटी शामिल नहीं किया गया। वो कहां पे शामिल है? वो है अनुसूचित जाति, यहाँ पे शामिल है। से संविधान अनुसूचित जातियां आदेश 1950 में विनिर्दिष्ट जातियों में कोई भी जाति अभिप्रेत है। याद रख लो, सिंपल है भाई, सिंपल है बिल्कुल, ठीक है। रटना तो देखो थोड़ा थोड़ा पड़ेगा, रटने की जगह रटो, समझने की जगह समझो। नेक्स्ट पॉइंट, राज्य। राज्य 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 से राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 का केंद्रीय अधिनियम संख्या 37 की धारा 10 द्वारा यथागठित राजस्थान राज्य अभिप्रेत है। देखो अभी पहली और दूसरी नंबर की धारा चल रही है, एक एक धाराएं देखेंगे, टोटल 344 धाराएं। जब धारा नंबर 10 पढ़ाऊंगा ना, वहां भी ये पॉइंट आपके आने वाला है। घबराओ मत, नहीं समझ आया घबराने की जरूरत नहीं है, समझ आएगा, ठीक है। 20 नंबर का पॉइंट देखो, राज्य वित्त आयोग, इंग्लिश में बोलेंगे स्टेट फाइनेंस कमीशन, से भारत के संविधान के अनुच्छेद 243 में 243 में, मैं को इंग्लिश में बोलते हैं आई के साथ पठित अनुच्छेद 243 जय 243 जय, और इंग्लिश में जय को बोलेंगे वाई, द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राजस्थान के राज्यपाल द्वारा यथागठित राजस्थान वित्त आयोग अभिप्रेत। भाई समझ नहीं आया होगा। देखो दो चीजें हैं, राज्य वित्त आयोग, स्टेट फाइनेंस कमीशन। यहाँ पे राजस्थान नगर पालिका एक्ट के अंदर दो चीजें आती है। फर्स्ट आती है यहाँ पे 243 में यानी कि आई, सेकंड आती है 243 जय। दो चीजें यहाँ पे, जो 243 जय, जो 243 वाई है, ये स्पेशली यहाँ पे ये नगर निकाय के लिए यूज होता है, नगर निकाय के लिए, नगर पालिका, नगर निगम एंड नगर परिषद। लेकिन जो 243 में है यहाँ पे देखो पंचायतों के लिए यूज आता है। आपने देखा होगा जो राज्य वित्त आयोग है यहाँ पे दोनों के लिए होता है, ये पंचायतों के लिए भी होता है, ग्राम पंचायतों के लिए, पंचायत समिति के लिए, और यहाँ पे ये नगर निकायों के नगरीय निकायों के लिए भी होता है। तो दोनों चीजें समझो। लेकिन जो हम मेन पढ़ेंगे, बेसिकली हम पढ़ेंगे 243 है यानी कि वाई के बारे में। सिंपल है, समझ में होंगे, डेफिनेटली क्लियर हो गया होगा, मेरे को पता है। नेक्स्ट 21 नंबर का पॉइंट, उपाध्यक्ष। पीछे अध्यक्ष पढ़ के आ रहे, सिमिलर उसी की तरह है। नगर पालिका के लिए उपाध्यक्ष यूज लेंगे, और यहाँ पे यानी कि इसको क्या बोलेंगे? वाइस प्रेसिडेंट बोलेंगे। नगर परिषद के लिए उप सभापति, और नगर निगम के लिए, नगर निगम के मामले में उप महापौर, यानी कि जो इसको मेयर बोला था, इसको चेयरमैन बोला था, और इसको क्या बोला था? इसको प्रेसिडेंट बोला था। सिंपल है ना, उसके आगे वाइस 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 लगा दो। वार्ड समिति, वार्ड समिति से धारा 54 में निर्दिष्ट वार्ड समिति अभिप्रेत है। धारा 54 जब पढ़ेंगे तब आएगा सब, ये सब पीछे आएगी। ये तो यार आपको समझना पड़ेगा। सोचो अब जो बच्चा ये लेक्चर नंबर 1 नहीं देखेगा ना, उसको आगे का कुछ भी नहीं समझ आने वाला, इसलिए इसको आपको अच्छे से समझना है। बजट प्राक्कलन से धारा 87 के अधीन तैयार किया गया बजट प्राक्कलन अभिप्रेत है। कौन सी धारा? 87। यार देखो याद नहीं होता ना, एक एक धाराएं पढ़ेंगे तब रटाऊंगा, मैं रटाऊंगा। अभी पहली बार पढ़ रहे इसलिए याद नहीं होता, बार बार पढ़ेंगे तब याद होगा, रिविजन करेंगे तब। फिर 25 नंबर, भवन स्थल क्या होता है? भवन स्थल से भवन निर्माण के प्रयोजन के लिए धारित भूमि का कोई भाग अभिप्रेत है। धारित भूमि का कोई भाग अभिप्रेत है। देखो भवन स्थल एक चीज, दो चीजें समझो यहाँ पे। भवन कमर्शियल क्या होता है, कॉम्प्लेक्स क्या होता है। कोई सिंगल एक इंडिविजुअल मकान, उसको क्या बोलते हैं? हम भवन बोलते हैं। कोई एक बिल्डिंग, उसको भवन बोलेंगे। और अगर कहीं भी 25 यूनिट मान लो, ऐसे कोई बिल्डिंग बनी हुई है ऐसे जिसमें 25 यूनिट है, 25 फ्लैट है मान लो, 25 से 25 प्लस फ्लैट है, उस वो क्या होता है? वो कमर्शियल एरिया के अंतर्गत आ जाता है, कमर्शियल एरिया के अंतर्गत। और मान लो यहीं पे अगर ये 10 फ्लैट है, मान लो ये नंबर में अगर 10 ही फ्लैट है, तो वो किसमें आएगा? वो कॉम्प्लेक्स के अंदर आता है। तो समझे, भवन क्या होता है? सिंगल इंडिविजुअल बिल्डिंग क्या होती है? कमर्शियल के अंदर क्या आता है? कॉम्प्लेक्स के अंदर क्या आता है? 25 यूनिट इन 10 यूनिट। सिंपल है, समझ आ गया होगा। 26 नंबर का पॉइंट है, मजा आ रहा है नहीं आ रहा पढ़ने में? बताओ, कमेंट करके एक बार बता दो, और वीडियो लाइक कर दो, थोड़ा सपोर्ट दिखा दो,
भाई आपके लिए मेहनत कर रहे हैं, थोड़ा सपोर्ट दिखाओ, वीडियो लाइक करो, नया चैनल है, बिल्कुल नया प्लेटफॉर्म है एम विद्यार्थी, इसको सपोर्ट दिखाओ, काफी कुछ मिलने वाला है आपको इससे, इस चैनल से। 26 नंबर का पॉइंट, उपविधि। उपविधि क्या होता है? इस अधिनियम के अधीन बनाई गई उपविधियां अभिप्रेत है। अब बोलोगे यार क्या, समझ ही नहीं आया मेरे को तो। भाई ये सिर्फ ये डेमो है, डेमो। जब पूरा डिटेल में पढ़ेंगे, इस चैप्टर में सारा सब कुछ पढ़ने वाले हैं, और जब तक डेमो नहीं बताऊंगा, जब तक आपको मैं ट्रेलर नहीं दिखाऊंगा, तब तक समझ नहीं आएगा। पहले ट्रेलर देखो, सब समझ आएगा, डीपली चलेंगे तब। 27 नंबर, खतरनाक रोग से अभिप्रेत है। खतरनाक रोगों में क्या क्या आते हैं? हैजा आता है, प्लेग, चेचक, प्रमस्तिष्क, सुषुमावरण, शोथ, डिप्थीरिया, क्षय रोग, कुष्ठ, इन्फ्लुएंजा, मस्तिष्क कला, शोथ, पोलियो या उपदेश। यानी कि कुल मिला के जो बड़ी बड़ी बीमारियां हैं, अब इसमें देखो अभी कोविड नहीं आया, तो ये खतरनाक रोग जो इसमें मतलब ये क्या है कि पहले का छपा हुआ है, कब का छपा था, अदरवाइज इसमें अभी छपता तो इसमें कोविड भी आता। खतरनाक रोगों से अभिप्रेत है ना, ये सब रोग आएंगे। कोई भी अन्य महामारी, स्थानिक महामारी, संक्रामक रोग जिसे राज्य सरकार इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए अधिसूचना द्वारा खतरनाक रोग के रूप में घोषित करे। अगर राज्य सरकार ने किसी भी रोग को यहाँ पे खतरनाक रोग के रूप में घोषित कर दिया तो वो खतरनाक रोग में शामिल होगा, ये होगा, सिंपल है, ठीक है। तो आगे बढ़े, आगे बढ़े, और आगे है 28 नंबर का पॉइंट, इसमें आता है व्ययन। व्ययन, इसको इंग्लिश में बोलते हैं डिस्पोजल। डिस्पोजल से भूजल, सतही जल और चारों ओर की वायु की गुणवत्ता का संदूषण निवारित करने के लिए विनिर्दिष्ट उपायों के अनुसार नगरपालिका ठोस अपशिष्टों का अंतिम व्ययन अभिप्रेत है। व्ययन, डिस्पोजल, भूजल, सतही जल, समझ रहे हो, भूजल, सतही जल, चारों ओर की वायु की गुणवत्ता का संदूषण निवारित करने के लिए विनिर्दिष्ट उपायों के अनुसार नगरपालिका ठोस अपशिष्टों का अंतिम व्ययन, व्ययन अभिप्रेत है। अभी देखो, अभिप्रेत का मतलब मैंने आपको शुरू में समझाया था, उसको बता रहा है कि इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है, इसका मतलब ये है। अभिप्रेत का मतलब क्या है कि इसका मतलब ये है, अभिप्रेत का मतलब ये है, समझे आप। नेक्स्ट 29 नंबर का पॉइंट, कार्यपालक समिति से धारा 55 में निर्दिष्ट, देखो धारा ही पढ़ेंगे तब आपको समझ आ जाएगा ना। कार्यपालक समिति अभिप्रेत है, थोड़ा थोड़ा रटना पड़ेगा, धीरे धीरे मैं याद करा दूंगा, रिलैक्स रहो। 30 नंबर, वित्त आयोग क्या होता है? वित्त आयोग से भारत के संविधान के अनुच्छेद 24 यानी कि सॉरी 243 है, जस्ट पीछे बता के आ रहा हूं ना, फाइनेंस कमीशन के अधीन गठित वित्त आयोग अभिप्रेत है, ठीक है। एक मैंने बताया था आपको मैं, एक बताया था जय। जो मैं था वो पंचायतों के लिए यूज होता है बेसिकली, और जो जय होता है वो नगरीय निकायों के लिए यूज होता है, ठीक है। 31 वित्तीय विवरण क्या होता है? इसे धारा 92 के अधीन तैयार किया गया वित्तीय विवरण अभिप्रेत है। अग्निशमन दल क्या होता है? इसे धारा 256 के अधीन नगरपालिका द्वारा स्थापित और संधारित अग्निशमन दल अभिप्रेत है। अब देखो इसका मतलब आप समझते हो क्या होता है, पर यहाँ समझ नहीं आ रहा लैंग्वेज में, क्योंकि लैंग्वेज टिपिकल है। समझेंगे, धारा ही पढ़ेंगे तब वह सब समझ आएगा, वहाँ एकदम आसान लैंग्वेज में हम लेके आएंगे। 33 नंबर का पॉइंट, अग्निशमन संपत्ति में निम्नलिखित सम्मिलित है। अग्निशमन में क्या क्या सम्मिलित है भाई, देख लो एक बार। इसके अंदर क्या पॉइंट देखो, दमकल केंद्रों के रूप में प्रयुक्त भूमि और भवन, आपने देखा होगा दमकलों के लिए अलग से जगह होती है, उनके रहने के लिए जगह होती है, गाड़ियां खड़ी करने के लिए अलग से जगह होती है, भवन होता है। दमकल इंजन, उपस्कर, औजार, हाइड्रेटर, उपकरण और अग्निशमन के लिए प्रयुक्त की जाने वाली वस्तुएं, चाहे वो कुछ भी हो, जो भी जरूरत पड़ेगी अग्निशमन वालों को, दमकल वालों को, वो सब इसके अंदर इंक्लूड है। अग्निशमन के संबंध में प्रयुक्त मोटरयान, गाड़ियां वगैरह, परिवहन के अन्य साधन, वर्दिया और रैंक के बैज, यानी कि जो भी अग्निशमन में आएगा वो सब इसके अंदर इंक्लूड है। दमकल केंद्र से राज्य सरकार द्वारा दमकल केंद्र के रूप में साधारणतः निर्दिष्ट रूप से घोषित की गई चौकी स्थानीय अभिप्रेत है। दमकल केंद्र, केंद्र लिखा हुआ ना, मतलब वही जगह आएगा, और उस जगह को कुछ भी नाम दिया जा सकता है। जो चौकी होती है लगभग हर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में ये आपको मिल जाएगा आराम से, है ना। और परिसंकट में अपशिष्ट क्या होता है, देखो पहले भी पॉइंट बता के आ रहा हूँ, ये परिसंकट में अपशिष्ट पीछे भी बताया था, अभी फिर से बता रहा हूँ, इसमें क्या क्या इंक्लूड नहीं था इसके अंदर, मल और कूड़ा करकट ये सब इंक्लूड नहीं है इसके अंदर। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 का केंद्रीय अधिनियम संख्या 29 में इस रूप में विनिर्दिष्ट अपशिष्ट के प्रवर्ग अभिप्रेत है। सिंपल, आप तो ये ध्यान रखो, कूड़ा करकट, मल, मिष्टा, जानवरों का मल हो चाहे इंसान का मल हो, वो सब इसके अंदर इंक्लूड नहीं है। बाकी जो ठोस अपशिष्ट वगैरह है, जो ठोस कूड़ा कचरा है, वो सब इसके अंतर्गत शामिल है। पर्यावरण को किस तरीके से सुरक्षित रखना है वो सब इस धारा के अंदर हम पढ़ेंगे। 36 नंबर का पॉइंट, नगर पालिका लेखा निर्देशिका से धारा 91 के अधीन तैयार की गई साधारित नगर पालिका लेखा निर्देशिका अभिप्रेत है। धारा 91 के अंदर पढ़ेंगे ना। नेक्स्ट आगे देखो, कितनी 2 स्लाइड और बच रही है, ठीक है।
नगर पालिका क्षेत्र। देखो ये लेक्चर क्या लेंथी हो गया, ऐसे लेंथी हो जाते हैं। अब अपन इतना लेंथी नहीं है, मतलब 20-25 मिनट का लेक्चर रखेंगे, उससे क्या पढ़ने वाला भी बोर नहीं होता, पढ़ाने वाला भी बोर नहीं होता। हम यहाँ लिखा लिखाया लाते हैं, हमको क्या इतना पता नहीं लगता, आधा घंटा निकल जाता है आसानी से, पर वो आधे घंटे में इतना डेटा दे दिया जाता है कि सामने वाला पढ़ने वाला याद नहीं रख पाता। पढ़ने वाले को मजा तब आएगा जब उसको चीजें याद रहेगी, पढ़ाने वाले को भी मजा जब ही आएगा जब हमें लगे कि यार सामने वाले को समझ आ रहा है, उसको चीजें याद रहेगी। ज्यादा डेटा एक साथ दे दिया जाएगा फिर याद नहीं रख पाता। 20-25 मिनट की क्लास सफिशियंट होती है अगर पूरा डेटा लिखा हुआ रहता है उसको समझाने के लिए, समझ रहे हो आप। 37 नंबर का पॉइंट, नगर पालिका क्षेत्र से राज्य सरकार द्वारा समय समय पर यथा अधिसूचित किसी नगर पालिका का प्रादेशिक क्षेत्र अभिप्रेत है। राजस्थान सरकार द्वारा समय समय पर यथा अधिसूचित, ठीक है। 38 नगर पालिका निधि से धारा 79 में निर्देश नगर पालिका निधि अभिप्रेत है। 39 नगर पालिका ठोस अपशिष्ट, ऊपर क्या बढ़ के आ रहे हैं हम, परिसंकट में अपशिष्ट। यहाँ क्या है, नगर पालिका ठोस अपशिष्ट में किसी नगर पालिका क्षेत्र में औद्योगिक परिसंकट में अपशिष्ट को छोड़कर, अब देखो यहाँ क्या बताया, परिसंकट में औद्योगिक जो फैक्ट्रियां चल रही है उसके अपशिष्ट को छोड़कर, किंतु उपचारित जीव चिकित्सा अपशिष्ट को सम्मिलित करते हुए ठोस या अर्ध ठोस रूप में पैदा होने वाला वाणिज्यिक और आवास संबंधित अपशिष्ट सम्मिलित है। यहाँ पे किसको छोड़ना है, औद्योगिक परिसंकट में अपशिष्ट को छोड़ना है, बाकी सब आ जाएगा, ठीक है। 40 नंबर, नगर पालिका से इस अधिनियम के प्रारंभ के समय विद्यमान है इसके उपबंधों के अनुसार कोई नगर निगम, नगर परिषद और नगर पालिका बोर्ड अभी। नगर पालिका क्या क्या आता है, देखो नगरीय निकाय हो, नगर पालिका हो, इनमें तीनों चीजें आती है। अब देखो यहाँ पे नगर बोर्ड, नगर पालिका बोर्ड भी लिख सकते हो, नगर पालिका पंचायत भी लिख सकते हो, ये सब आता है ना, डिपेंड करता है लेवल के ऊपर। नगर पालिका आ जाए मतलब वहां दिमाग लगा लिया करो थोड़ा कि सारा सब कुछ आ रहा है। सार्वजनिक मार्ग क्या होता है, जानते हो सार्वजनिक मार्ग, एक होता है निजी मार्ग, एक होता है सार्वजनिक मार्ग। निजी मार्ग का मतलब खुद का पर्सनल रास्ता, बिल्कुल पर्सनल। एक होता है सार्वजनिक मार्ग जिसमें कोई भी आ जा सकता है, किसी की रोक टोक नहीं होती, वो गवर्नमेंट के द्वारा अप्रूवल होता है। सार्वजनिक मार्ग से ऐसा मार्ग अभिप्रेत है जिस पर होकर जनता को, दिख रहा है या नहीं दिख रहा भाई, जूम करने दो, जिस पर होकर जनता को आवागमन का अधिकार है, या जिसे इससे पूर्व नगर पालिका निधि, राज्य सरकार की निधि, केंद्र सरकार की निधि या अन्य सार्वजनिक निधियों से समतल करवाया गया है, पत्थर जड़वाए गए हैं। गवर्नमेंट ने अगर वहां 10 रुपए भी खर्च किए हैं खुद के, कितना भी 1 रुपया भी खर्च किया हो तो वो सार्वजनिक मार्ग में आएगा भाई, गवर्नमेंट तभी खर्च करती है। मल नालियां बनवाई गई है, मरम्मत करवाई गई है, या जो इस अधिनियम के किसी भी उपबंध के अधीन सार्वजनिक मार्ग हो जाता है। सिंपल है, आप समझ गए होंगे, है ना। कूड़ा करकट क्या क्या आएगा, कूड़ा करकट धूल, राख, टूटी ईंटें, चूना, गारा, कांच के टुकड़े, किसी भी प्रकार का कोई कचरा जो गहनोत्पादक पदार्थ नहीं है अभिप्रेत है। कूड़ा करकट में क्या आएगा, जो गहनोत्पादक पदार्थ नहीं है। गहनोत्पादक मतलब यानी कि जो पोल्यूशन नहीं कर रहा, इसका मतलब जो नुकसानदायक पदार्थ नहीं है, वो सब किसके अंदर आएगा, कूड़ा करकट यानी कि कचरा जो पड़ा रहता है ना बाहर, मिट्टी हो गई, चूना पत्थर हो गया, मकान तोड़ा, सामान जाएगा, आप समझ गए होंगे आप, है ना। नियम, इस एक्ट के अतिरिक्त नियम से इस अधिनियम द्वारा प्रत्यक्ष शक्ति का प्रयोग करते हुए बनाया गया कोई नियम अभिप्रेत। अगर कोई भी नियम राजस्थान नगर पालिका एक्ट के द्वारा बनाया गया है तो वो नियम के अंतर्गत आएगा। 44 अनुसूचित जनजाति, संविधान अनुसूचित जनजाति आदेश 1950 में से विनिर्दिष्ट जातियों में कोई भी जनजाति अभिप्रेत है। पीछे देखो 3 बार ये पॉइंट में बता चुका, समझ गए होंगे आप, ठीक है। हाँ, एक स्लाइड वो बच रही है ना, 2-3 स्लाइड बच रही है अभी तो ना, 1 मिनट। देखो मल, इसके अंतर्गत क्या आएगा, मल से विष्टा और शौचालय, मूत्रालय, मलकूपों, या मल का मतलब सब जानते हैं क्या होता है, इंसान का मल हो चाहे जानवरों का मल हो, किसी का भी मल हो भाई, वो मल तो मल होता है, समझ गए होंगे आप, है ना। क्या आगे बढ़े, इसको देख लो, शौचालय, मूत्रालय, मुंह तो चाहे शौच करो, नलकूपों, नालियों के अन्य अंतर वस्तु अभिप्रेत है, समझ गए होंगे, सिंपल है। उप विभाजन क्या होता है, से भूमि के किसी खंड या टुकड़े का 2 या 2 से अधिक में विभाजन अभिप्रेत है। उप विभाजन से भूमि के किसी खंड या टुकड़े का 2, अगर कोई भी जमीन है, अगर वो 2 पार्ट में, मिनिमम 2 पार्ट में डिवाइड हो गई, 2, 3, 4, 5, तो वो किस में आएगा, विभाजन में आएगा। कर क्या होता है, कर में इस अधिनियम के अधीन उदाहरणीय कोई पथकर, रेट, उपकर, फीस या अन्य लाभ सम्मिलित है। 48 कोई संक्रमणशील क्षेत्र, जैसे कि कोई लघुतर संक्रमण। अभी यार इसका मतलब आप ये मत समझ लेना, बीमारी मत समझ बैठना संक्रमणशील क्षेत्र का, ज्यादातर ये दिक्कत होती है। इसका मतलब समझ लो, कोई संक्रमण क्षेत्र का मतलब है कोई लघुतर नगरीय क्षेत्र, कोई लघुतर नगरीय क्षेत्र, या कोई बृहदतर नगरीय क्षेत्र से भारत के संविधान के अनुच्छेद 243 थे के अधीन विनिर्दिष्ट कोई क्षेत्र अभिप्रेत। समझ नहीं आया होगा, समझो फॉर एग्जाम्पल एक छोटा सा गाँव है, और वो छोटा सा गाँव आजकल कोई छोटा सा गाँव है और उसके पास में शहर है, लेकिन वो शहर डेवलप होता वो किसी गांव के पास में जाता जा रहा है। मान लो भाई ये गांव है, ये गांव है, ये विलेज है, और एक यहाँ पे सिटी है,
अब देखो सिटियों में आपको पता है गाँव से आजकल लोग आ रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा आते जा रहे हैं, तो इस सिटी का डेवलपमेंट होगा, चारों तरफ होगा, चारों तरफ होगा। तो ये सिटी किधर की तरफ जा रही है? गाँव की तरफ मूव कर रही है ना। तो ये गाँव है जो विलेज है, ये पहले गाँव था, बिल्कुल प्योर गाँव, लेकिन अब क्या होगा? ये नगरीय निकाय के अंतर्गत आ जाएगा, नगरीय निकाय, क्योंकि सिटी बढ़ रही है। तो इसका मतलब ये है संक्रमणशील क्षेत्र, यानी कि वो यहाँ पे ना तो अब लघु रहा ना बृहत्तर रहा, इसके बीच में आ गया, ना तो वो सिटी रहा ना वो गाँव रहा, इसके बीच में आ गया, यानी कि नगरीय निकाय के अंतर्गत आ गया। समझ गए? अब समझ गए होंगे, क्या सॉलिड एग्जांपल दिया है ना, समझ गए होंगे। इसके आगे बढ़े, नगरीय भूमि। नगरीय भूमि समझे हो तो भाई कमेंट में बताओ, चीजें समझ आ रही है तो बताओ, कोई कमी रह रही है वीडियो में, कुछ चीजें समझ नहीं आ रही तो वो बताओ, मेरे को तभी पता लगेगा, नहीं ऐसे पता नहीं लगता, मेरे को सपना थोड़ी आएगा, बताओगे तभी सपना आएगा, आपके कमेंट से ही मेरे को पता लगेगा। 49, नगरीय भूमि क्या होती है? नगरीय भूमि कितना सिंपल है, बताने की जरूरत नहीं है, अपने आप समझ आना चाहिए, फिर बता देते हैं। से नगरीय विकास के प्रयोजन के लिए तत्समय प्रवर्त किसी विधि के अधीन किसी स्थानीय प्राधिकारी में ही नीति या उसके व्ययन पर रखी गई कोई भूमि अभिप्राय। अरे यार, यहाँ पे जहाँ पे जगह है, नगर पालिका, नगर निगम, नगर परिषद, जहाँ ऑफिस वगैरह है, जो भी जगह है वो नगरीय भूमि के अंतर्गत आएगी। यान, यान क्या होता है? यान मोटरसाइकिल, साइकिल में, साइकिल 3 पहियों की साइकिल, साइकिल 2 पहिए की हो चाहे 3 पहिए की हो, स्वचालित मोटर, कार, ट्रेन, ट्रेन को छोड़ो, यान यानी कि जो भी चीज आ रही, जो भी साधन आ रहे, जो मोटर व्हीकल आ रहे हैं, पहिएदार, कोई भी पहिए, जिसके भी पहिए लगे हुए हैं, कोई भी हो, कुछ भी पहिया लगा हुआ है, वो यान के अंतर्गत आएगा। जो रोड पे चल रहा हो, जो किसी सार्वजनिक मार्ग पर प्रयुक्त किया जाता हो या किसी जाने योग्य हो, सब यान के अंतर्गत आएंगे, जितने भी चीजें चल रही है, जिसके भी पहिए। समझ आ गया होगा, बहुत सिंपल था आज का लेक्चर। इसमें क्या क्या था? इसमें क्या क्या था मैंने आपको बताया। हमने सबसे पहले क्या देखा था? 2 धाराएं देखी, धारा 1, धारा 2। धारा 1 के अंतर्गत हमने नाम, प्रसार, ये सारी चीजें देखी थी, और फिर जिसके बाद धारा 2 के अंतर्गत हमने सभी इंपॉर्टेंट परिभाषाएं देखी है, डेफिनेशन देखी है। फिर खत्म होता है हमारा 50 पॉइंट मैंने बताए, सारा पॉइंट यहाँ पे सारी मेन चीजें खत्म होती है। चैप्टर 1 हमारे सिलेबस में नहीं था, लेकिन मैंने बताया था इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट डेफिनेटली है, क्योंकि तभी जब तक डेमो नहीं देखोगे, ट्रेलर नहीं देखोगे, तब तक आगे की चीज कैसे समझ आएगी? नहीं आती ना। तो लेक्चर में समाप्त करता हूँ। वीडियो अच्छा लगा हो, लेक्चर अच्छा लगा हो, अपना सपोर्ट दिखाओ, वीडियो को लाइक करो, एम विद्यार्थी को सपोर्ट दिखाओ, बेचारा नया है, बेचारा देखो कितना नया है ना, पहली बार देख रहे होंगे आप। एम विद्यार्थी अच्छा लगा हो, डेफिनेटली सब्सक्राइब करो, अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर करो, थोड़ा सपोर्ट करो, क्योंकि नया प्लेटफॉर्म है, ठीक है। ये जो जितना भी पढ़ाया है इसका लिंक दे दूंगा मैं नीचे, उस लिंक पे क्लिक करके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके नोट्स डाउनलोड कर लेना, उसको पढ़ना, उसकी रीडिंग लगाना, 2-3 बार रीडिंग लगाना, तब जाकर आपको चीजें याद होगी, है ना। और ये वेबसाइट वगैरह आप विजिट कर सकते हो, सब लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। देखो वेबसाइट पे क्या था, करंट अफेयर्स डेली का लिखा लिखाया मिलता है, एग्जाम के अपडेट्स वगैरह सारी चीजें मिलती है, तो ये देख लेना। बाकी टेलीग्राम जरूर ज्वाइन करो, पैसे नहीं लग रहे, फ्री ऑफ कॉस्ट है। और जो मैं तो बोलता हूँ ज्वाइन भी जब करो जब आपको कंटेंट पसंद आए, पहले कंटेंट देख लो, कंटेंट देखो, सारी बहुत कम कंटेंट अपलोड किया जाता है, लेकिन वही अपलोड किया जाता है जो इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आने लायक है। फालतू में किसी का टाइम खराब नहीं करते हम, फालतू की चीजें अपलोड करके इधर उधर की, ठीक है ना भैया। तो कोई भी कमी रह गई हो, कुछ भी चीज समझ नहीं आई हो, मेरे से कमेंट बॉक्स में पूछ लेना, कमेंट कर देना, मैं डेफिनेटली रिप्लाई दूंगा, देख लूंगा, वीडियो के थ्रू रिप्लाई दे दूंगा, कैसे भी। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, पढ़ाई करते रहो, फोड़ के आना है, ROU आप भी बन सकते हो, बस मेहनत करो। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू सो मच।